मैं अपूर्व ब्रह्मा सीरीज में जयंती मलिक क्लासेस की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास। यह वीडियो क्लास 12वीं के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को सीखेंगे और हम 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं वो भी सीखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आप चलिए शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या था? विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का संबंध किससे है, तो दक्षिण भारत से है। ठीक है। अब इसकी स्थापना अगर देखिएगा तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई है। किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना हुई है 1336 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुई थी? तो स्थापना का अगर डेट पूछे तो क्या लिखिएगा? 1336। इंपॉर्टेंट है, जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा हाईलाइट कर देते हैं, नीचे में अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आइए, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। किसके द्वारा किया गया था इसकी स्थापना? हरिहर और बुक्का द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, हरिहर और क्या? बुक्का। तो इसकी स्थापना हुई है किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का द्वारा। प्रमुख राजवंश के बारे में बात करें तो एक ट्रिक बनता है SST। क्या ट्रिक बनता है? SST। इसमें से SST इसका ट्रिक बनता है प्रमुख राजवंश का। अगर हम देखेंगे तो S जो है उसका अर्थ है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक हुए हरिहर एवं बुक्का। ये जो नाम लिखा हुआ है ये संस्थापक का नाम है। तो संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। देखिए, एक वंश में कई शासक होंगे लेकिन सारे शासकों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं देखना है, आपको बस संस्थापक का नाम ही इंपॉर्टेंट है। तो संगम वंश के संस्थापक अगर एग्जाम में आता है तो संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। 2 भाई थे। ये क्या थे? 2 सगे भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको दिमाग में रखना है। देखिए, हरिहर और बुक्का रखना है आपको दिमाग में। ये संस्थापक रहे। सालुब वंश के संस्थापक थे, दूसरा जो S है उसका अर्थ है सालुब वंश। उसके संस्थापक थे नरसिंह सालुब। क्या नाम है? नरसिंह। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। T का अर्थ है तुलुब वंश। तुलुब वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। क्या नाम है उनका? वीर नरसिंह। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुए कृष्णदेव राय। ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको रखना है। कृष्णदेव राय इस वंश के सबसे इंपॉर्टेंट शासक थे। ये भी पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन हुए? तो कृष्णदेव राय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, इसका अर्थ है आरवीडू वंश। और आरवीडू वंश के संस्थापक थे तिरुमल। क्या नाम था? तिरुमल। तो ये देखिए, जहां जहां पे लगाया गया है आपको 1336 याद रखिए। स्थापना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? विजयनगर साम्राज्य की, हरिहर एवं बुक्का। दक्षिण भारत से संबंधित है कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। उसके बाद संगम वंश इसका पहला वंश है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम वंश का क्या नाम है? संगम वंश। ठीक है। और उसकी स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा की गई। संगम वंश भी स्थापित हुआ हरिहर एवं बुक्का द्वारा। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य भी स्थापित हुआ है हरिहर और बुक्का द्वारा। तो 2 अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन बन रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि संगम वंश किसके द्वारा स्थापित हुआ? हरिहर एवं बुक्का। उसका एक क्वेश्चन बनता है विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। तो आइए, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या था ये पूछा है ना। तो अब बताइए, पहले सबसे पहले तो S है ना, S मतलब संगम, पहला S मतलब संगम। तो क्या आंसर होगा? संगम वंश। तो ये हुआ आपका सही जवाब। आइए नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, जिसका दूसरा नाम है तालीकोटा का युद्ध। राक्षसी तांगड़ी के युद्ध को ही क्या कहते हैं? तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ था ये आपसे पूछा है। तो आइए, यह युद्ध है क्या चीज समझते हैं पहले। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, जिसका दूसरा नाम है तालीकोटा का युद्ध, एक्चुअली 1565 में लड़ा गया। तो आपको ये डेट याद रखना होगा, कब लड़ा गया था? 1565 में। यह युद्ध जो है ना, युद्ध है तो इसमें तो 2 कम से कम होंगे ही, 2 मतलब शासक होंगे या 2 क्षेत्र होगा। तो एक है विजयनगर साम्राज्य और दूसरा है दक्कन सल्तनत। दक्कन सल्तनतों में लगभग 4 प्रमुख क्षेत्र आते थे। उन 4 क्षेत्र जो है वो एक साथ मिल करके विजयनगर साम्राज्य से लड़े थे। इसी युद्ध को क्या नाम दिया जाता है?
राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। और वो जो 4 क्षेत्र थे वो किस साम्राज्य से जुड़े हुए थे, उसका नाम है बहमनी साम्राज्य। वो 4 क्षेत्र किस साम्राज्य से जुड़े हुए थे, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य भी दक्षिण भारत का ही एक साम्राज्य है। जैसे विजयनगर साम्राज्य जिस समय में डेवलप हुआ, उसी समय में बहमनी साम्राज्य का भी विकास हुआ था दक्षिण भारत में। तो एक ही समय में 2 साम्राज्य डेवलप हुए थे दक्षिण भारत में, दोनों प्रमुख थे। एक का नाम है विजयनगर साम्राज्य, दूसरा का नाम है बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य और लगभग बहमनी साम्राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ, इसी का नाम था राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। इसी को बोलते हैं ताली कोटा का युद्ध। यह युद्ध लड़ा गया है 1565 में, और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हुई थी हार, और दक्कन सल्तनत जो बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र है उसकी हुई थी जीत। तो आपको शायद समझ में आया होगा। तो युद्ध कब लड़ा गया, 1565 में। तो सही जवाब सी ऑप्शन में है। आइए नेक्स्ट, रेहला के लेखक कौन थे, ये आपसे पूछा है। रेहला पूछा है ना आपसे, तो रेहला के लेखक कौन थे। अब हमको एक चीज बताइए, रेहला के लेखक पूछा है, तो रेहला एक जो बुक है इसकी रचना इब्न बतूता द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना होगा इब्न बतूता का नाम। रेहला के लेखक कौन है, इब्न बतूता। इब्न बतूता का संबंध किस जगह से आए थे। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। तो ये भी पूछ सकता है इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जवाब क्या होगा, मोरक्को। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे। रेहला किस भाषा में लिखी गई है, तो उसकी भाषा क्या है, अरबी। तो यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन हो गए और तीनों क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा है रेहला के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन डी सही है, इब्न बतूता। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। एक बार देखते हैं कि जो प्रमुख स्थापत्य कला में जो प्रमुख बिल्डिंग स्ट्रक्चर है या जो प्रमुख इमारतें हैं, इमारत बोलिए, उन इमारतों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो सबसे पहले ताजमहल का नाम आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। तो याद रखिएगा ताजमहल किसके द्वारा निर्मित है, शाहजहां द्वारा। शाहजहां जो है वो मुगल के समय हुए हैं, शाहजहां मुगल शासक हैं। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या होगा, जो मुगल द्वारा निर्मित नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा मुगल द्वारा निर्मित नहीं है, ठीक है, तो निर्मित नहीं है, ये तो मुगल शासक ही है शाहजहां, तो ये आंसर नहीं होगा। और ताजमहल है कहाँ पर, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। तो ताजमहल है आगरा में। किस जगह पे है, आगरा में। तो ताजमहल है आगरा में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में। यमुना नदी के किनारे बना है। नदी किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के। लाल किला के बारे में पूछ ले, लाल किला कहाँ है, तो ये है दिल्ली में। किस जगह पे है, दिल्ली में, ठीक है। अगर पूछ ले हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो वो भी कहाँ है, दिल्ली में है, अगर जगह पूछ ले तो, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ है, तो वो भी दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। तो अगर जगह पूछ ले तो इसलिए हम उसका जगह का नाम भी क्लियर कर लिए। अब एक बार फिर से इसको समझते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए हम क्या जानना चाह रहे थे। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था और शाहजहां मुगल शासक हैं। लाल किला का निर्माण भी शाहजहां द्वारा किया गया है और शाहजहां मुगल शासक ही हैं। हुमायूं का मकबरा भी जो बनाया गया है वो हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम द्वारा निर्मित है। हुमायूं की पत्नी का नाम है हाजी बेगम, ये याद रखिएगा, और उन्होंने ही हुमायूं का मकबरा बनाया था, ठीक है। और कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा, और ये स्थान भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा स्थान आप याद रखिएगा किस किस जगह पे कौन है, किसके द्वारा निर्मित है और किस जगह पे है। तो यहाँ पे मुगलों द्वारा निर्मित कौन नहीं है, देखिए ये मुगल शासक नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक मुगल शासक नहीं, दिल्ली सल्तनत में शासक हुए हैं। किस समय में हुए हैं, दिल्ली सल्तनत में। तो इसका अर्थ है सही जवाब क्या होगा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासक रहे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ठीक है, और इन्होंने ही कुतुब मीनार का नींव रखा था, लेकिन यह पूरा निर्माण नहीं करवा पाए। आगे चल के इल्तुतमिश इसको बनवाए थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बने, ठीक है, इल्तुतमिश। आते हैं नेक्स्ट, तबकात ए अकबरी किसकी रचना है। तो तबकात ए अकबरी तबकात ए अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की रचना है। तबकात ए अकबरी किसकी रचना है, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की। चलिए
तो आंसर क्या होगा? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ये क्या है? ये मुगलों के दरबारी इतिहासकार थे। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद क्या थे? मुगलों के दरबारी इतिहासकार। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि तबकात ए अकबरी किस भाषा में रचित है? तो फारसी भाषा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। मुगल चित्रकला के किसके समय चरमो उत्कर्ष पे था? मतलब किसके समय मुगल चित्रकला का विकास सबसे अधिक हुआ है? देखिए मुगल चित्रकला का विकास जहांगीर के समय में सबसे अधिक हुआ है। चित्रकला पूछेगा तो क्या होगा? जहांगीर। याद रखिएगा, चित्रकला पूछेगा तो जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल कब से कब का है? 1605 से 1627 ईस्वी। अब यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट है कि जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। वह ऐसा कहता था कि अगर एक ही चित्र को 10 अलग अलग चित्रकारों द्वारा निर्मित करवाया जाए, मतलब एक चित्र है लेकिन वो एक आदमी द्वारा निर्मित नहीं है, 10 अलग अलग आदमी चित्रकार उनको बनाए हैं, तब हम ये बता देंगे कि किस चित्रकार ने उनकी आंखें बनाई है, किस चित्रकार ने उनके भौं बनाए हैं, किस चित्रकार ने उनकी नाकें बनाई है, किस चित्रकार द्वारा बाकी चीज़ों को का निर्माण किया गया है। तो वो चित्रकला का इतना बड़ा प्रेमी था। ठीक है, तो मुगल चित्रकला का विकास जहांगीर के समय में सबसे अधिक हुआ था। तो क्या आंसर होगा? जहांगीर सी ऑप्शन में है, तो सही जवाब सी ऑप्शन में है। लेकिन अगर स्थापत्य कला पूछे, स्थापत्य कला बिल्डिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। भवन निर्माण शैली को ही क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला। या तो भवन होगा, नहीं तो कोई स्मारक होगा या कोई इमारत होगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, उसी को स्थापत्य कला कहते हैं। स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक शाहजहां के समय में हुआ है। किसके समय में हुआ है? शाहजहां। और शाहजहां का शासनकाल क्या है? 1627 से 1658। चित्रकला पूछे तो जहांगीर, स्थापत्य कला पूछे तो शाहजहां। ठीक है, आइए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जो है, अगर इसके बारे में जाने तो इनका जन्म हुआ है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को। जन्म का डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। ये पूछ सकता है कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन हुए? तो गुरु गोविंद सिंह। और सिख धर्म के 10वें गुरु कौन हुए? तो उनका भी क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंडरलाइन किया कर रहे हैं। ये गुरु गोविंद सिंह के पिता जो थे वो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनके जो पिता रहे वो सिख धर्म के ही, किस धर्म के? सिख धर्म के कितनेवें गुरु रहे? 9वें गुरु। कौन से गुरु हुए? 9वें गुरु। सिख धर्म के 9वें गुरु थे इनके पिता। इनका नाम क्या था? इनके पिता का नाम है गुरु तेज बहादुर। क्या नाम था? गुरु तेज बहादुर। इसी के नाम पे दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन का नाम है GTB नगर, गुरु तेज बहादुर नगर। गुरु तेग बहादुर नगर इन्हीं के नाम पे है। तो गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। उन्हीं के पुत्र का नाम है गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जन्म स्थान है पटना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। तो ये जो जन्म का स्थान है, यह स्थान किसका है? जन्म का। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? पटना। ठीक है, ये पटना जो में जहाँ जन्म हुआ था वहाँ आज क्या है? पटना साहिब गुरुद्वारा। ये BPSC भी पूछ चुकी है ये क्वेश्चन। ठीक है, पटना साहिब गुरुद्वारा जो है वो पटना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पटना में, जहाँ इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा पटना। पटना बिहार की राजधानी है और हम सब तो जानते ही हैं। विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? देखिए, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का साम्राज्य है जो डेवलप्ड था 1336 से 1570 के बीच में विकसित रहा। ठीक है, इसकी राजधानी थी हम्पी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? हम्पी। हम्पी वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? तो बताइए, हम्पी का संबंध है, जो D ऑप्शन में है। क्यों? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी ही थी हम्पी। 1986 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यहाँ विश्व धरोहर स्थल इनको घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 1986। ये इंपॉर्टेंट है। तो हम्पी को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? 1986 में। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हम्पी को विश्व धरोहर स्थल क्यों घोषित किया गया। अगर जानना चाहिएगा तो हम्पी में जो कई प्रकार के मंदिरों का, प्राचीन मंदिरों का निर्माण किया गया है। मतलब कई प्रकार के मंदिर निर्मित हैं, इसलिए इसे विश्व धरोहर स्थल कहा गया है यूनेस्को द्वारा। क्योंकि इस मंदिर निर्माण शैली से उस समय के इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है, तो बहुत खूबसूरत है ये।
चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता है? सूफी संत जहाँ निवास करते हैं ना, वो एक तरह का आध्यात्मिक केंद्र होता है। संतों का वो निवास स्थान आध्यात्मिक केंद्र होता है। आध्यात्मिक केंद्र मतलब होता है जहाँ पर वो ध्यान लगाते हैं, ठीक है, ईश्वर में या अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, जो भी चीज़ कहिए, उसमें ध्यान लगाते हैं, उसी को सूफी संतों का निवास स्थान कहते हैं। अब वो जगह खानका के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है वो? खानका। तो खानका सूफी संतों का निवास स्थान है। अकबर का संरक्षक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां है। बैरम खां नाम है इसका। और बैरम खां जो है ना, संरक्षक मतलब होता है अकबर अल्प आयु में ही शासक बन गया। अकबर अल्प आयु में शासक बना, तो अकबर बैरम खां के नेतृत्व में शासक बना। बैरम खां के संरक्षण में क्या बना? शासक बना। इसलिए संरक्षक रहा कौन? बैरम खां। बैरम खां मुगल सेना का सेनापति भी था। अकबर के समय यही बैरम खां मुगल सेना का सेनापति भी था। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि अकबर के समय मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बैरम खां क्या थे? सेनापति भी रहे, ठीक है, अकबर के समय। किसके समय में? अकबर के समय में। अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बैरम खां, जो ऑप्शन नंबर किस में है? डी में। आइए नेक्स्ट। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? देखिए शेरशाह का मकबरा, शेरशाह के बारे में थोड़ा सा जान लें। शेरशाह के बचपन का नाम है फरीद। फरीद खां या फरीद कहिए। फरीद खां भी लिखा है कई जगह पे, फरीद भी लिखा है। तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। इसका जो शासनकाल है वो है 1540 से 1545। ये 1540 से 1545 ईस्वी तक शासक रहे। इसके समय में कुछ प्रमुख युद्ध हुआ है, जैसे चौसा का युद्ध हुआ है। ये चौसा बक्सर का क्षेत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, पूछ सकता है आपसे। 1539। ये भी पूछ सकता है कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो दोनों, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, दोनों शेरशाह और हुमायूं के बीच ही हुआ है। चौसा पूछेगा तो भी शेरशाह हुमायूं है, और बिलग्राम पूछेगा या कन्नौज पूछेगा तो भी शेरशाह और क्या है? हुमायूं है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, लेकिन कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। ये दोनों युद्ध आपको याद रखना है। कन्नौज का युद्ध हुआ है 1540। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चौसा, ठीक है। और ये दोनों युद्ध में किसके बीच हुआ है? एक तरफ हुमायूं थे, एक तरफ शेरशाह थे। इस दोनों युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित कर दिया। मतलब हुमायूं की जीत हुई और शेरशाह की क्या हुई थी? हार। कह रहा है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो बिहार में ही एक जगह है सासाराम, वहीं पे शेरशाह का मकबरा है। अगर देखिएगा तो जो मकबरा है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं मकबरा की बनावट शैली किस प्रकार की थी, ठीक है। एक मिनट रुकिए। यहाँ पे कुतुब मीनार का भी दिखाया गया था, आप देख लीजिए। ये परिसर कुतुब मीनार में ही है। ये दिल्ली में स्थित है। किस जगह पे स्थित था? दिल्ली में। तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में स्थित है। अभी आप जा करके इसको घूम भी सकते हैं। इसको घूमने के लिए आपको कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के बगल में ही है ये, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको घूम सकते हैं। चलिए एक बार आते हैं, ये क्वेश्चन था, ये हो गया शेरशाह वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो देखिए किताब उल हिंद जो है ना, पहले ना कुछ और भी चीज़ जानकारी ले लीजिए। किताब उल हिंद जो है वो तो अल बरूनी की रचना है। तो ठीक है, अल बरूनी की रचना है तो अल बरूनी ऑप्शन सी में है, ये तो हो गया। लेकिन अब कुछ जानकारी, किताब उल हिंद अल बरूनी की रचना है, तो ये याद रखना है। अल बरूनी किसके समय में भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके समय नहीं? महमूद गजनबी जब भारत पे आक्रमण कर रहा था उसी समय में ये भारत आए थे। तो महमूद गजनबी के साथ में ये क्या आए थे? भारत आए, ठीक है। रहला अभी पढ़ के आए थे, इनकी लिखी रहला जो किताब लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता द्वारा। तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट। कहाँ का निवासी है ये? मोरक्को का, ठीक है। इब्न बतूता के बारे में बात करें तो इब्न बतूता के बारे में बात ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक। तजुके बाबरी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद रखना होगा। तजुके बाबरी को ये आप याद रखिएगा। तजुके बाबरी जिसको बाबरनामा बोलते हैं, ये किसके द्वारा रचित है? बाबर द्वारा। इसकी रचना कौन किए हैं? बाबर, ठीक है, बाबर द्वारा रचित है ये।
इसी को बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। तजुक बाबरी का दूसरा नाम है बाबरनामा। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम द्वारा रचित है। ये गुलबदन बेगम जो है, गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन है। हुमायूं की क्या थी? बहन। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल द्वारा रचित है। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है और ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों बुक दिमाग में रखना होगा। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा रचित है। इसमें से क्वेश्चन निश्चित है, गारंटी है, छप चुका है। मान लीजिए छप गया है, आउट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अकबरनामा किसके द्वारा रचित है? अबुल फजल द्वारा। अब यहाँ पे अकबरनामा का जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग, उसी का नाम है आईने अकबरी। अकबरनामा के तीसरे भाग का क्या नाम है? आईने अकबरी। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? देखिए अकबर का शासनकाल है 1500। अकबर का शासनकाल, पहले देखिए अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया था? तो अकबर द्वारा धार्मिक यात्रा कर को अगर देखें तो अकबर द्वारा धार्मिक यात्रा कर 1563 में समाप्त किया गया है। किस वर्ष समाप्त किया गया है? 1563 में। तो 1563 तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। बाकी चीज भी है अकबर के लिए इंपॉर्टेंट, उसको भी देखते हैं। सबसे पहले है 1564 में जजिया कर समाप्त किया। जजिया क्या है? धार्मिक यात्रा कर यात्रा पे लगाया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है 1563 का डेट। कौन सा कर समाप्त किया गया है? धार्मिक यात्रा कर, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा डेट है अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट कौन सा डेट है अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट है 1564, ठीक है। 1564 में कौन सा कर समाप्त किया गया था? जजिया कर समाप्त किया गया था, जजिया कर। अकबर का जो शासनकाल है वो है 1556। यह थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? 1556, ठीक है। और उससे 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा। तो 1564 में कौन सा कर समाप्त किया गया? जजिया। तो इंपॉर्टेंट है। 63 में धार्मिक यात्रा कर, 64 में जजिया। जजिया क्या है? जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम मतलब जो मुसलमान नहीं है, उनसे सुरक्षा के लिए एक कर वसूला जाता था। धार्मिक सुरक्षा के नाम पर एक कर वसूला जाता था। अगर आपको दूसरे धर्म में रहना है तो मतलब आपको एक कर सुरक्षा के नाम पे देना पड़ेगा, जो जजिया है, सीधा समझिए, ठीक है। नहीं तो आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। अगर आपको दूसरे धर्म में अपना जीवन व्यतीत करना है, गैर इस्लाम बन के जीवन व्यतीत करना है, तो आपको सुरक्षा के लिए, धार्मिक सुरक्षा के लिए कर प्रदान करना पड़ेगा, जिसका नाम है जजिया। और इस कर को अकबर ने 1564 ईस्वी में क्या किया था? समाप्त कर दिया। 1582 ईस्वी में अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही ये एक नया धर्म है, अकबर द्वारा संचालित किया गया था, नया धर्म, जिसका क्या नाम था? दीन ए इलाही। चलिए आइए 1583 ईस्वी में अकबर ने इल्ही संवत की स्थापना की। इल्ही संवत की शुरुआत कब किया था अकबर ने? 1583, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया। पुराना किला कहाँ स्थित है? देखिए पुराना किला दिल्ली में स्थित है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा जवाब है कि पुराना किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जहांगीर का शासनकाल कब था? जहांगीर कब शासक बना, ये पूछा आपसे। देखिए एक बार ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत, सॉरी, मुगलों के शासकों के याद रखने का ट्रिक है। मुगलों के शासकों की को याद रखने का ट्रिक है। क्रमवार आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट शासक को याद रखा जा सकता है। जैसे ट्रिक क्या है? बाहों में आजा सनम अब। बौ का अर्थ है बाबर, तो बाहों में आजा सनम अब अगर याद रखिएगा तो आप इस ट्रिक की मदद से मुगल शासन काल में जो सब प्रमुख शासक हुए उसके नाम को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। बौ का अर्थ है, बौ जो है पहला बौ, उसका अर्थ है बाबर। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। अगर पूछे मुगल वंश के संस्थापक कौन थे तो बाबर थे। कब हुई स्थापना? 1526 में। मुगल वंश की स्थापना हुई है भारत में 1526 में। बाबर कब से कब तक शासक रहे? 1526 से 1530 तक बाबर शासक रहे। दूसरे शासक हुए हुमायूं, जो बाबर के बाद शासक बने। 1530 से 1540 तक शासक रहे और फिर 1555 से 1556 तक शासक रहे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1540 से बच गया 1555 तक कौन रहे? 1540 से 1555 तक शासक का क्या है? जानकारी नहीं लिखा गया यहाँ पे, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो हम आपको बताते हैं इस समय में सूर्य वंश का शासन था।
किसका शासन था? सूर्यवंश का। 1540 से 1555 के बीच में किसका शासन रहा? सूर्यवंश का। सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। सूर्यवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ही सूर्यवंश के सबसे महान शासक भी हुए। इसके बाद जो भी शासक हुए वो उतना योग्य नहीं थे शेरशाह सूरी जैसे। तो 1555 से 1556 फिर हुमायूं का शासन रहा। हुमायूं के बाद गद्दी पे बैठे हैं अकबर। देखिए, बाहों में हो गया, बौ से बाबर, हौ से हुमायूं। मे को कुछ नहीं करना है, ये ऐसे खाली रहेगा, मे का कुछ नहीं है, इसको खाली रखना है। आ है ना यहाँ पे, औ है ना, औ से लेना है अकबर। तो अब कौन शासक बनेंगे? औ मतलब अकबर। अकबर का शासनकाल क्या है? 1556 से 1605। आ है, आ के बाद जा है, जौ से बन रहा है यहाँ पे जहांगीर। जौ से क्या कौन सा शब्द लेंगे? जहांगीर। और जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627। शासनकाल भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये शासनकाल याद रखना होगा और ये सब शासकों का नाम भी याद रखना होगा। कुछ भी पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये सब VVI है, इसमें आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। जहांगीर के बाद यहाँ पर आप देखिए, जहांगीर हो गया और यहाँ पर 100 है ना, 100 का अर्थ होता है, यहाँ नीचे लिखा गया था, स्लाइड पे जगह कम बन रहा था, तो 100 का अर्थ है शाहजहां। तो जहांगीर के बाद दूसरे शासक कौन हुए थे? शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल है 1627 से 1658 ईस्वी तक। तो शाहजहां का शासनकाल क्या रहा है? 1627 से 1658। ठीक है, देख लीजिए, 1627 से 1658 ईस्वी। शाहजहां के बाद शासक बने हैं और है ना यहाँ पे औरंगजेब। क्या कौन बने हैं? औरंगजेब। और औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1707 ईस्वी तक। 1658 से 1707। जहांगीर का शासन, जहांगीर कब शासक बने? शासक कब बने ये पूछ रहा है। तो जहांगीर देखिए 1605 में शासक बने हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसका सही जवाब 1605 ए ऑप्शन में है। आइए नेक्स्ट, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो अभी आप पढ़ के आए थे, बैक साइड पे जाइएगा तो चौसा बक्सर का क्षेत्र है और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अभी कमेंट करके आप बताइएगा और बताइएगा कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। बैक स्लाइड पे भी पढ़ाया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? अकबर ने किसे हराया था? तो देखिए, पूरा पानीपत का जो युद्ध हुआ है उसी को एक बार समझ लेते हैं। 3 युद्ध पानीपत का आपको दिमाग में रखना है, इस तीनों में से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए हम तीनों युद्ध को यहाँ पे देख रहे हैं। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो हुआ है कब? 1526 में। याद रखिएगा, किसके किसके बीच हुआ है? इब्राहिम और बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक हैं और लोदी वंश का संबंध दिल्ली सल्तनत से है। दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश हुआ था लोदी वंश, और उस लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत कहाँ पे है? किस राज्य में है? भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और यह युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। अगर डेट पूछेगा तो 1526। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार भी थी और बाबर की हुई थी जीत। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या बनता है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट चीज बनता है कि बाबर इस युद्ध में जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद भारत में से दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत का शासक क्या हो गया? समाप्त हो गया। साथ ही साथ यह एक ऐसा युद्ध था जिससे लोदी वंश का भी शासन समाप्त हो गया। तो लोदी वंश का भी शासन समाप्त हुआ, दिल्ली सल्तनत का भी शासन समाप्त हुआ और भारत में मुगल शासन की स्थापना हो गई। तो इस युद्ध में तीनों चीज आपको याद रखना होगा। अगर मुगल शासन की स्थापना हुई तो किस युद्ध के द्वारा हुई? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। अगर दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। लोदी वंश का अंत हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। समझ में आए? आइए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच। एक हेमू थे और एक क्या थे? अकबर। हेमू की हार हुई और अकबर की क्या हुई थी? जीत। पानीपत का तृतीय युद्ध, ये पानीपत हरियाणा में ही है तीनों, ये जो पानीपत सब लिखा हुआ एक ही जगह पे ही है। ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली के भी और मराठों के बीच में, मराठा शासक और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली की भी है जीत और मराठों की भी है क्या? हार। तो आइए, 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा था। अकबर ने किसे हराया था? बताइए, अकबर ने किसको हराया है? हेमू को हराया है। अकबर ने किसको हराया था? हेमू को। तो जवाब क्या होगा? हेमू।
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? दहसाला प्रणाली एक टैक्स वाली प्रणाली है, मतलब कर आधारित प्रणाली थी। अकबर जब शासक बने तो अकबर के वित्त मंत्री जिनका नाम है टोडरमल, उनके द्वारा एक प्रणाली विकसित की गई टैक्स वसूलने के लिए, कर वसूलने के लिए। उसी प्रणाली को दहसाला प्रणाली का नाम दिया गया। इस प्रणाली में क्या होता था कि जो जमीन होती थी, कृषि योग्य जो जमीन होती थी, जो भूभाग होता था, उसमें 10 साल का औसत उत्पादन देखा गया। उस औसत उत्पादन के आधार पर एक कर का निर्धारण किया गया। तो 10 साल के औसत उत्पादन के आधार पर कर का निर्धारण किया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया दहसाला प्रणाली। समझ में आया? अगर 2 अंक स्तरीय में पूछेगा दहसाला प्रणाली क्या है, तो ये बात आप लिख दीजिएगा। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो अकबर के जो वित्त मंत्री हैं, जिसका क्या नाम है? टोडरमल। तो किसके द्वारा डेवलप्ड है? टोडरमल। तो दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? अकबर ने। अगर पूछेगा कि अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री कौन थे, तो आंसर क्या होगा? टोडरमल। क्या होगा? टोडरमल। तो अगर अकबर ना होकर के टोडरमल भी होता तो आंसर टोडरमल हो जाता। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो अभी आप पढ़ के आए थे कि हरिहर और बुक्का का बुक्का जो है उसका संबंध विजयनगर साम्राज्य से है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा की गई थी। और विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश जो है उसका नाम है संगम वंश। तो हरिहर और बुक्का किस वंश से जुड़ जाएंगे? संगम वंश। देखिए कमल महल कहाँ अवस्थित है? कमल महल, ये देखिए ये कमल महल का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। आप क्योंकि ना जब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो एक इमेज दिमाग में बन जाता है, और वो इमेज सुरक्षित रह जाता है, संरक्षित रह जाता है। तो इसलिए इमेज यहाँ पर देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर स्थापत्य कला कहलाता है। अगर देखिएगा तो इसके जो जैसे छत की बनावट है, पिलर की बनावट है, इसी बनावट के आधार पर पता चलता है कि ये किस स्थापत्य शैली में निर्मित है। तो कमल महल की स्थापत्य शैली अगर देखिएगा तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली पर निर्मित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कमल महल किस शैली, स्थापत्य शैली पर निर्मित किया गया है? तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली पर आधारित है। कमल महल होता क्या था? कमल महल जो था ये एक्चुअल में कर्नाटक में बनाया गया है, कर्नाटक में है वर्तमान में, और कर्नाटक ही प्राचीन में क्या है? हम्पी नाम से जाना जाता था। तो कमल महल तो हम्पी में स्थित है, और हम्पी मतलब कर्नाटक, हम्पी मतलब क्या? कर्नाटक। कमल महल में क्यों बनाया गया था? इसका निर्माण क्यों किया गया था? इसका निर्माण शाही महिलाओं के निवास स्थान के लिए किया गया था। तो शाही महिला का अर्थ होता है राजघराने की जो महिलाएं थी उसी को शाही महिला कहा जाता था। राजघराने की जो महिलाएं थी उनको शाही महिला कहा जाता था। वो शाही महिला जो है ना कमल महल में निवास करती थी, रहती थी। ठीक है, इसलिए कमल महल बनाया गया था। 2 अंक में पूछेगा तो भी आप लिख देंगे, इसलिए आपको इस पैटर्न से पढ़ाया गया है। निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? विदेशी यात्री कौन ऐसा है जो विजयनगर नहीं आया था? एक बार समझिए। अब्दुल रज्जाक विदेशी यात्री हैं। कहाँ के हैं? ईरान के यात्री हैं। इनका संबंध किस जगह से? ईरान से। संगम वंश के समय भारत आए थे। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का ही वंश है। SSTA आपको याद होगा, इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं। क्या है SSTA? SSTA, एस का अर्थ है संगम, सालू, तुलु, आर्यविडु। तो ये संगम वंश तो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ गया। जो विजयनगर साम्राज्य से नहीं जुड़ेगा वही आंसर होगा। क्या नाम है दूसरा? डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस जो है ये पुर्तगाली यात्री हैं, पुर्तगाल से आए हैं, और ये किस वंश के समय में आए हैं? तुलु वंश के समय। अब तुलु भी तो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, जो इससे जुड़ेगा वो सब विजयनगर से जुड़ जाएगा। तो इस तुलु वंश के समय है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। निकोली कोंटी, निकोली कोंटी को देखिएगा, ये इटली के यात्री हैं। कहाँ के यात्री हैं? ये भी पूछ सकता है। निकोली कोंटी का संबंध किस जगह से है? तो इटली के यात्री हैं, इंपॉर्टेंट है। डोमिंगो पायस कहाँ के यात्री हैं? पुर्तगाल के हैं। अब्दुल रज्जाक कहाँ के यात्री हैं? ईरान के यात्री हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना संगम वंश के समय भारत आए थे। निकोली कोंटी किस वंश के समय है? संगम। और संगम वंश भी तो विजयनगर साम्राज्य से ही जुड़ा हुआ है। देखिए पहला संगम, पहला ही वंश था संगम।
बर्नियर को देखिएगा तो बर्नियर जो है ना फ्रांसीसी यात्री हैं। इसका संबंध कहाँ से? फ्रांस से। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, बर्नियर कहाँ के यात्री थे? तो फ्रांसीसी। और ये किसके समय में आए हैं? तो औरंगजेब के समय में। किसके समय में आए हैं? औरंगजेब। अब औरंगजेब को अगर देखिएगा तो मुगल बादशाह है। औरंगजेब क्या है? मुगल बादशाह। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब बर्नियर होगा। तो बर्नियर किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन है। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी, देखिए बख्तियार खिलजी है ना जो है वो मोहम्मद गोरी का सेनापति है। किसका सेनापति है? मोहम्मद गोरी। इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। यह बख्तियार खिलजी जो है यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था। तो सेनापति है किस ऑप्शन में है? देखिए नाविक ने था नहीं, यात्री था नहीं, चिकित्सक था नहीं, सेनापति था। किसका सेनापति था ये भी पूछ सकता है, तो नाम याद रखिएगा किसका था? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, बख्तियार खिलजी किसका सेनापति है? मोहम्मद गोरी का। उसने क्या किया था? उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ये भी पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो क्या नाम होगा? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी द्वारा ही किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था? नालंदा को। और बख्तियार खिलजी द्वारा ही किसको नष्ट किया गया है? विक्रमशिला को। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? नादिर शाह का आक्रमण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली पर हुआ था। ठीक है, नादिर शाह जो है वो कब आक्रमण किए हैं? मुगल बादशाह जब थे मोहम्मद शाह रंगीला, उसी के समय में आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो ये आक्रमण अगर पूछ ले कब हुआ था? नादिर शाह ने मयूर सिंहासन और उसमें जड़ित मयूर सिंहासन और उसमें क्या है? जड़ित कोहिनूर हीरा लेकर चले गया। मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा क्या था? जड़ित था। कोहिनूर हीरा लगा हुआ था और उस कोहिनूर हीरा को नादिर शाह के जब आक्रमण किया तो उस आक्रमण करके उसको वापस लेकर के क्या चले गया। अभी ये कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है। अभी वर्तमान में देखिएगा तो कहाँ है? इंग्लैंड में। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? अगर देखिएगा तो विजयनगर साम्राज्य के वंश को ऐसे याद रख सकते हैं, SSTA। ठीक है, तो SSTA मतलब 4 वंश हो गए ना, इसलिए कितने वंश होंगे? 4। संगम, सुलुभ, तुलुभ, आर्वेडु। संगम, सुलुभ, तुलुभ, आर्वेडु। तो कितने वंश हैं? 4। आइए नेक्स्ट प्रश्न। मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, जात जो है जात और सबसे पहले मनसबदारी प्रणाली है क्या चीज़? एक बार इसको समझ लीजिए। मनसबदारी प्रणाली है क्या चीज़? मनसबदारी प्रणाली जो होता है ये अकबर के समय में मतलब लागू की गई। इसके द्वारा अकबर क्या किया? जो वो होते थे जिसको हम जमींदार बोल सकते हैं बड़े, ठीक है, उनको मनसब प्रदान किया जाता था। क्या प्रदान किया जाता था? मनसब। तो उनको मनसब दे दिया गया। मनसब मतलब क्षेत्र दे दिया गया। एक क्षेत्र जो एक भूभाग है वो प्रदान किया जाता था, तो एक मनसब प्रदान कर दिया जाता था। मनसब प्रदान इसलिए किया जाता था कि इस मनसब पर वो इस मनसब पर वो अपना उत्पादन करेंगे या करवाएंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को में से कुछ हिस्सा वो मतलब शासक के पास जमा कर देंगे और कुछ हिस्सा थोड़ा सा अपने पास भी रख लेंगे। और साथ ही साथ सेना की जब आवश्यकता पड़ेगी शासक को तो सेना से भी शासकों को क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो मनसब के पास अपनी एक सेना होती थी और जब कभी युद्ध में आवश्यकता पड़ती थी शासक को तो वो शासक से को मनसब के द्वारा सेना प्रदान की जाती थी। तो मनसबदारी प्रणाली में 2 तरह की व्यवस्था थी, एक का नाम है जात और एक का नाम है सवार। अब इसको समझिए, जात क्या है? जात का अर्थ है मनसबदार का पद है। जात मनसबदार का पद है। जात मतलब जो मनसबदार का पद है ना उसी पद को जात बोलते हैं। एक पोस्ट है मनसबदार का, उस पद को क्या कहा गया है? जात। सवार क्या होता है? सवार का अर्थ है मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। मनसबदार जो मनसबदार होंगे वो कितने घुड़सवार रखे हैं। घुड़सवार की संख्या बढ़ जाएगी तो मनसबदारी उसकी मजबूत कहलाएगी, उसकी संख्या कम रहेगी तो मनसबदारी क्या कहलाएगी? कमजोर कहलाएगी। तो घुड़सवारों की संख्या पे वो निर्भर करता था। तो जात और सवार पद की शुरुआत किसने की थी? अकबर द्वारा। मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की क्या की गई थी? शुरुआत। आइए
ऐने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऐने अकबरी जो है उसमें भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो इसका सही जवाब 4 भाग है। अब कौन सा भाग है अगर पूछ ले, क्योंकि ऐने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, 2 अंक में भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला भाग है पोलज। पोलज जो है वो उच्च उपजाऊ भूमि है, जो जहाँ पे बहुत अधिक उत्पादन होता था उस भूमि को क्या कहा गया था? पोलज। दूसरा है पर्ती, एक ऐसा भूभाग जो 1 या 2 सालों तक कृषि नहीं हो पाई, 2 सालों तक, 1-2 साल तक उसमें कृषि नहीं हुई है, उस भूमि को क्या कहा गया था? पर्ती। तीसरा भूभाग है छच्छर या छच्छर, छच्छर कहिए या छच्छर कहिए, 3-4 वर्षों तक उस पर खेती नहीं हुई है, वो पड़ती है, उसको छच्छर कहा गया। बंजर, ऐसा भूभाग जो कृषि योग्य नहीं है, उस पर खेती नहीं की जा सकती है, क्या कहलाता है? बंजर। 2 अंक स्तरीय में पूछेगा तो इसी प्रकार से इसका वर्णन करना होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? देखिए तलवंडी जो है वो सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु नानक देव। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये संस्थापक याद रखिए, ये भी पूछ सकता है सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। उन्हीं का जन्म स्थान है तलवंडी। वर्तमान में देखिएगा तलवंडी, वर्तमान में तलवंडी किस नाम से जाना जाता है? नाना साहेब के नाम से, ननकाना साहेब के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में तलवंडी को किस नाम से जानते हैं? ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। ये ननकाना साहब पाकिस्तान में है, PAK मतलब पाकिस्तान में है। तो कितना चीज़ याद रखें, तलवंडी का वर्तमान में तलवंडी किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहब के, ननकाना साहब ही तलवंडी है। ये तलवंडी किसका जन्म स्थान है? सिख धर्म के संस्थापक थे जिसका नाम है गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। तो यहाँ पूरा नाम नहीं है, गुरु नानक देव नहीं है, तो नानक है ना, गुरु नानक देव को ही नानक कहा गया है। आइए नेक्स्ट। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो निजामुद्दीन औलिया एक बड़े संत हुए और इन्हीं का पूरा नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इसी के नाम पे हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन भी है, जाइएगा तो इसी के नाम पे दिल्ली में एक रेलवे, बहुत बड़े महान संत हैं और इनका एक बहुत बड़ा नाम है। चलिए, किताब उल रहेला में किसकी यात्रा वृतांत मिलती है? किताब उल रहेला अभी आप पढ़ के आए थे, किताब उल रहेला को आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो किताब उल रहेला में किसकी यात्रा वृतांत है? यहाँ पे देखिए, नहीं ये नहीं, आगे पीछे है, देखिए किताब उल रहेला, रहेला ही किताब उल रहेला है। किस किताब उल रहेला इसमें है किताब उल हिंद, किताब उल रहेला, यहाँ देखिए किताब उल रहेला इब्न बतूता किसकी यात्रा वृतांत है? इब्न बतूता। किताब उल रहेला, रहेला का ही नाम है किताब उल रहेला, किसका यात्रा वृतांत है? इब्न बतूता। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। ठीक है, तो किसका होगा? इब्न बतूता। इब्न बतूता निवासी कहाँ का है? मोरक्को का। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बताइए क्या होगा? 1556। क्या होगा? 1556। चलिए आइए कमेंट करके बताइएगा किसके किसके बीच हुआ था। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बताइए कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबरनामा। कौन सा ग्रंथ है? बाबरनामा। पढ़ क्या है? बाबर ने बाबरनामा की रचना की थी। विजयनगर साम्राज्य की अस्थाई मातृ देवी कौन थी? तो आप जानते हैं पंपा देवी। अस्थाई मातृ देवी, स्थानीय मातृ देवी मतलब स्थानीय तौर पे विजयनगर साम्राज्य में जिसको मातृ देवी का स्थान दिया गया, मातृ देवी के रूप में पूजा गया, उनकी पूजा होती थी स्थानीय तौर पे, वो थी कौन सी देवी? पंपा देवी। जजिया किससे वसूला जाता था? आप जानते हैं गैर जो मुसलमान थे, जो गैर मुसलमान थे उन्हीं से जजिया कर वसूला जाता था और गैर मुसलमानों को ही जिम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिम्मी। तो यहाँ डी ऑप्शन होगा सही। जिम्मी मतलब क्या हुआ? गैर मुसलमान। और जजिया क्यों लिया जाता था आपको अभी पढ़ाया गया है। आइए नेक्स्ट। कबीर किसके शिष्य थे? देखिए कबीर जो है ना, अगर शिष्य के बारे में देखें तो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भक्ति आंदोलन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। किससे पूछा हुआ है? भक्ति आंदोलन से। तो उत्तर भारत के में एक संत हुए जिनका नाम है, एक संत प्रमुख संत है रामानुजन। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हुए कौन? रामानुजन। और रामानुजन के शिष्य थे रामानंद। रामानंद उत्तर भारत के एक प्रमुख संत हुए हैं। उत्तर भारत के क्या हुए हैं? प्रमुख संत। तो रामानुजन जो है वो संत हुए और रामानुजन के ही शिष्य हैं रामानंद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है अगर एग्जाम में कि रामानंद किसके शिष्य थे, तो आंसर क्या होगा? रामानुजन।
रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुजन। अब रामानंद के 12 शिष्य हुए। रामानंद के कितने शिष्य हुए? 12। उन 12 शिष्यों में कई सारे शिष्य हुए, 2 शिष्य बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। एक का नाम है कबीर, दूसरा का नाम है रैदास। कबीर है जुलाहा और रैदास है चमार। रैदास का संबंध चमार से था, चमार जाति के थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों शिष्य आपको दिमाग में रखना है। क्या पूछेगा? कबीर क्या थे? तो जुलाहा थे। रैदास किस जाति से संबंधित है? चमार से। ठीक है, रामानंद के कितने शिष्य हुए? 12 प्रमुख शिष्य हुए। ठीक है, रामानंद के जो गुरु हैं उनका क्या नाम है? रामानुजन। या रामानुजन के जो शिष्य हैं उनका क्या नाम है? रामानंद। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। अब कबीर के जो उपदेश हैं वो बीजक में संकलित हैं। बीजक में कबीर जो चीज़ बताएं, कबीर जो उपदेश दिए जनमानस को, वो किस में संकलित किया गया है? बीजक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कबीर के शिष्य कौन है? देखिए, कबीर, यहाँ कबीर किसके शिष्य हैं? कबीर किसके शिष्य? देख लीजिए, कबीर शिष्य हैं रामानंद के ना। तो रामानंद किस ऑप्शन में है? डी में, सॉरी सी में। किस में है? सी में। अगर कबीर ना हो करके यहाँ पे रैदास होता तो भी, रैदास होता तो भी आंसर क्या होता? रामानंद। क्यों? रैदास भी शिष्य हैं किसके? रामानंद के। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ठीक है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, ये आपसे पूछा है। तो आपको बताना है, सबसे पहले देखिए, हाँ, तो आपको ये बताना है, सबसे पहले इसको देखिए, समझ लेते हैं। तो महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किए। वो अंतिम क्षण तक अकबर से लड़ते रहे और वो अधीनता स्वीकार नहीं किए। महाराणा प्रताप का संबंध है मेवाड़ से। तो अकबर की अधीनता किसने स्वीकार नहीं किया था? तो मेवाड़ ने। बाकी सारे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिए थे, लेकिन मेवाड़ नहीं किए थे, क्योंकि मेवाड़ में महान शासक कौन थे? महाराणा प्रताप। वो अंतिम क्षण तक अकबर से लड़ते रहे। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? ठीक है, दीन ए इलाही। अब बताइए, दीन ए इलाही अकबर द्वारा ही चलाया गया एक धर्म है ना। अब पढ़ के आए हैं, तो अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी जिसका नाम था दीन ए इलाही। तो किससे संबंधित है? अकबर से। आइए नेक्स्ट, तुजुके बाबरी के लेखक कौन है? तुजुके बाबरी। तो तुजुके बाबरी, यहाँ पे तुजुके बाबरी ये आत्मकथा है। इसके लेखक खुद बाबर ही हैं। ठीक है, इसी का नाम बाबरनामा है। तुजुके बाबरी के लेखक हैं बाबर, क्योंकि ये आत्मकथा है बाबर की, और इसी तुजुके बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? आलमगीर। देखिए, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है, आलमगीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? औरंगजेब। औरंगजेब मुगल बादशाह थे, उन्हीं को आलमगीर कहते हैं। आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। आलमगीर मतलब क्या हुआ? जो विश्व को जीत ले। ठीक है, औरंगजेब को ही आलमगीर कहा गया। सुलह ए कुल की नीति किसकी है? तो सुलह ए कुल की नीति तो अकबर द्वारा संचालित की गई थी। सुलह ए कुल की नीति को किसने चला था? अकबर ने। आप पढ़ के आए हैं पीछे, सारे के डिटेल्स चीज आप पढ़ के आए हैं। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? देखिए, जजिया कर अकबर द्वारा हटाया गया था। आप पढ़ के आए हैं। किस ईस्वी में हटाया गया था? ये अभी कमेंट करके बताइएगा। अभी तुरंत कमेंट कीजिए, बताइए किस ईस्वी में हटाया गया था। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो आप पढ़ के आए हैं, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक हुए हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, अब अभी कमेंट करके बताइए ये किस वंश से जुड़े हुए हैं, किस वंश से संबंधित हैं कृष्णदेव राय, किस वंश से संबंध रखते हैं। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो देखिए, 1986 ईस्वी में हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आप पढ़ के आए थे। और हम्पी कौन सी है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। अभी आप पढ़ के आए हैं ये सब। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम जो है ना, वो बाबर की पुत्री है। बाबर की पुत्री का नाम है गुलबदन बेगम। उन्होंने अकबर के अनुरोध पर हुमायूंनामा की रचना किया था। तो किसके अनुरोध पे हुआ है? अकबर। तो सही जवाब क्या होगा? अकबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? यहाँ पे अगर हम देखें तो मुगल काल में नवरत्न अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। लेकिन अगर गुप्त काल में देखिएगा तो वहां भी नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आप पढ़ के आए होंगे। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? बीजक में जो उपदेश हैं वो कबीर के हैं। नहीं सॉरी, बीजक में किसके उपदेश हैं अभी आप पढ़ के आए हैं, एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे। अभी तुरंत स्लाइड पे आप पढ़े हैं।
देखिए बीजक में किसके हैं, कबीर के, तो बीजक में अभी बताए थे आपको कबीर के उपदेश संग्रहित है, ठीक है। तो अब बीजक में किसके उपदेश हैं, कबीर के। और हमको बताइए कबीर जो है वो किसके शिष्य हैं, ठीक है, आप कमेंट करके अभी बताइएगा कबीर किसके शिष्य हैं, अभी आपको पढ़ाया है तुरंत। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टूडेंट मध्यकालीन भारत का इतिहास का वीडियो देख रहे हैं वो जरूर एक बार प्राचीन भारत का इतिहास का वीडियो देख लीजिए। क्यों, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बोर्ड में छप चुका है, 100% छप चुका है, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। उसको देखने से 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन भी सॉल्व करना आसान होगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना आसान होगा। एक और चीज, आप क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे ही और साथ ही साथ जो आंसर आप देंगे ना वो अच्छी गुणवत्ता का होगा। वो आंसर में जो क्वालिटी होगी ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे टाइप से आप लिख पाएंगे। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो एमबीटी, जिसका शॉर्ट नाम है एमबीटी, पूरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट नेम क्या है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए शासक हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ लेके चले गए, दौलताबाद। ये ऐसे शासक हैं जिनके बारे में बहुत सारे इतिहासकार का मत है और मानना है कि इनसे जनता परेशान थी और जनता से ये परेशान थे। इन्होंने अपने शासनकाल में जितने प्रयोग किए सब में असफलता ही इन्हें प्राप्त हुई। इनका ये प्रयोग भी असफल ही रहा था। इन्होंने जो राजधानी बदला, दिल्ली से दौलताबाद ले गया, ये राजधानी का ये प्रयोग भी इनका क्या रहा, असफल रहा। आइए नेक्स्ट, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। आप जानते हैं चौसा का युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। किसे, हुमायूं को। यह युद्ध कब लड़ा गया था, अभी कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी आप तुरंत पढ़ के आए। जहांगीर का शासनकाल कब से कब का था, तो बताइए अब जहांगीर का शासनकाल कब से कब का था। तो इसका सही जवाब है 1605 से 1627, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अभी आप पढ़ के भी आए हैं, वहां पर देख लीजिएगा। इसके लिए ट्रिक बनाए थे, बाहों में आजा सनम अब, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, देखिए ताजमहल का निर्माण तो शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ये ताजमहल का स्ट्रक्चर है। ताजमहल स्थित है आगरा में, किस जगह पे स्थित है, आगरा में स्थित है। किसके किनारे है, यमुना के किनारे है, यमुना नदी किनारे। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का निर्मित है, ठीक है। ये जो विश्व के 7 आश्चर्यजनकों में शामिल भी है। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था और ये स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। उस समय के बने भवन आकृति में स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। अब आप एक क्वेश्चन और बनता है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण क्यों कराया था, मुमताज की याद में, और उनकी ही बेगम है, उनकी ही पत्नी थी मुमताज, उन्हीं की याद में उन्होंने शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो किसके याद में बनाया गया है, मुमताज के याद में। तो ताजमहल का निर्माण किसके याद में किया गया है, मुमताज के याद में। तो ये भी याद रखिएगा। अब देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत है और ये देखने में कितना सुंदर है, ठीक है। ये आगरा में स्थित है। आप कभी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, दिल्ली से थोड़ी ही दूरी पे आगरा है। जीतल का क्या अर्थ है, देखिए जीतल को अगर देखें तो तांबे का बना सिक्का जीतल कहलाता है। जीतल मतलब ऐसा सिक्का जो किससे बनाया गया था, तांबे से, उसी को क्या कहा गया है, जीतल कहा गया है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, अगर देखिएगा तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए, बहादुर शाह जफर हुए, जिसे 1857 के जो युद्ध है उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो 1857 के युद्ध में भी बहादुर शाह जफर भारतीयों के तरफ से मतलब नेतृत्व किए थे। भारतीयों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वारा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, अभी आपको बताया था यमुना नदी के किनारे है, सफेद संगमरमर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमुक्त माल्यादा किसने लिखा था, तो अमुक्त माल्यादा जो है ये कृष्णदेव राय की रचना है। और कृष्णदेव राय के बारे में आप पढ़ के आए हैं कि विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, ठीक है। ये किस भाषा में रचित है, तो तेलुगु भाषा में रचित है। तो किसके द्वारा रचना किया गया है इसका, कृष्णदेव राय के द्वारा। अकबर का वित्त मंत्री कौन है, आप पढ़ के आए थे टोडरमल। अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम है, टोडरमल, और यही टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे।
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए विरूपाक्ष मंदिर के बारे में देखें तो ये हम्पी में स्थित है। किस जगह पे स्थित है? हम्पी में। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की क्या रही है? राजधानी रही है। और वहीं पे ये मंदिर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव के का है। ठीक है, अगर इसको देखिएगा तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना खूबसूरत है। यह स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो ऊपर की जो बनावट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक पत्थर से निर्मित स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ऊपर में एक लगा हुआ, ये कितने पत्थरों से बनाया गया है? ये एक पत्थर से। आप अनुमान लगाइए कि ये जिस समय में बना था विजयनगर साम्राज्य के समय में, आज से लगभग 700-800 साल पहले जिसका निर्माण किया गया, 600-700 साल पहले, उस समय में जब ये निर्माण किया गया तो इतना बड़ा एक पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया होगा? अगर आपको इसकी विस्तृत जानकारी कभी लेनी हो एग्जाम के बाद ही सही, तो आपको क्लास 7th का एनसीईआरटी पढ़ना होगा। किस क्लास का? क्लास 7th का एनसीईआरटी। तो एक क्लास जाइए, 7th का एनसीईआरटी पढ़िए, आपको जानकारी मिलेगी कि इतने ऊंचे पत्थरों को इस मंदिर के ऊपर शिखर पे किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पहुंचाया गया था। अभी तो पहुंचाना बहुत आसान है, क्रेन का यूज कर देंगे, आराम से वो पत्थर वहाँ पे पहुंच जाएगा, लेकिन उस समय में पहुंचाना आसान काम नहीं था। तो विरूपाक्ष मंदिर को आप देख रहे हैं, इसका स्थापत्य कला का शैली को देखिए कितना बेहतरीन है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना आकर्षित है। आइए नेक्स्ट, इब्न बतूता किस देश का यात्री है? अभी आप पढ़ के आए हैं, इब्न बतूता का संबंध मोरक्को से है। किस देश से है? मोरक्को से। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? देखिए काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में कबीर का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? कबीर का। ये काशी ही अभी का बनारस है। इसी काशी का भी कौन सा नाम है? बनारस है। जो अगर बनारस को देखिएगा तो ये एक तरह का धार्मिक नगर भी है, धार्मिक नगरी है। तो कबीर का जन्म हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? 1398 लगभग, ऐसा मानता है। ये किस कबीर संत हुए? महान संत थे, और उत्तर भारत के महान संत कबीर निर्गुण शाखा से संबंधित हैं। किस शाखा से? ये पूछ सकता है एग्जाम में कि कबीर जो संत हुए, प्रसिद्ध संत कबीर किस शाखा से संबंधित है? तो निर्गुण शाखा के संत रहे कौन? कबीर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? देखिए बड़ा आसान है याद रखना, तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर द्वारा शुरू किया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने तंबाकू का सेवन शुरू किया था। तंबाकू जिसको आप अभी खैनी के नाम से जानते हैं देसी भाषा में, ठीक है, और प्रचलित है ग्रामीण समाज में भी और शहरी समाज में भी बहुत अधिक खाया जाता है। अयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे? अयंगर व्यवस्था 2 अंक स्तरीय में भी आ रहा है, एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा रहा है। अयंगर व्यवस्था को समझिएगा तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। सीधे तौर पे देखें तो किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा डिटेल्स जानना चाहें, क्योंकि 2 अंक में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो विजयनगर साम्राज्य के समय में ग्रामीण मामलों के प्रबंधन के लिए, ग्रामीण मामलों के जो प्रबंधन थे, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो चीज़ होंगे उनके मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट होता, 12 अधिकारियों का एक समूह तैयार किया गया था। कितने अधिकारियों का? 12 अधिकारियों का। और यही समूह क्या कहलाता था? यही समूह ये जो समूह तैयार किया गया था, यही व्यवस्था, ये समूह जो तैयार किया गया, जिस व्यवस्था द्वारा ये समूह बनाया गया, यही व्यवस्था क्या कहलाती थी? अयंगर व्यवस्था। और ये अयंगर व्यवस्था में जो पद होते थे, ये जो अधिकारी होते थे, वो वंशानुगत होते थे। वंशानुगत मतलब अगर पिता हैं तो उसके पुत्र होंगे, पुत्र हैं तो फिर उसके बाद वाले जो होंगे वो होंगे, ये पूरा पद वंशानुगत था। आइए नेक्स्ट, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत द्वारा किया गया था? तो क्या नाम होगा बताइए? रामानंद। अभी बताए थे उत्तर भारत में रामानंद द्वारा ही भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। अब हमको ये कमेंट करके बताइए, रामानंद जो है किसके शिष्य थे? अभी आपको पढ़ाए हैं, तुरंत पढ़ाए हैं, अब तुरंत कमेंट करके बताइए रामानंद किसके शिष्य थे? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? स्थापत्य कला का जो विकास हुआ है वो किसके समय में सबसे अधिक हुआ है? तो देखिए स्थापत्य कला का विकास शाहजहां के समय में सबसे अधिक हुआ है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिए, अगर चित्रकला पूछता तो चित्रकला का विकास सबसे अधिक जहांगीर के समय में हुआ है। चित्रकला पूछता तो क्या होता? जहांगीर। स्थापत्य कला पूछा है इसलिए आंसर क्या होगा? शाहजहां।
आइए नेक्स्ट प्रश्न में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम समय में कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत में। गोपुरम का संबंध किससे है? देखिए 2 अंक स्तरीय में पूछता है गोपुरम क्या है। गोपुरम मंदिर द्वार होता है, मंदिर का प्रवेश द्वार। वो जितना भव्य होगा ना मंदिर, उतनी की बनावट उतनी भव्य मानी जाती थी, दूर से ही पता चल जाता था। साथ ही यह पता चलता था कि अगर गोपुरम भव्य है तो वहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली हैं। वो शासक की समृद्धि, क्षेत्र की समृद्धि, शासक की शक्ति सबका प्रतीक होता था। क्या? गोपुरम। ठीक है, तो गोपुरम की बनावट को आप गौर से देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पे अभी प्रवेश द्वार है, ये मंदिर नहीं है, मंदिर का प्रवेश द्वार, मतलब अंदर जाइएगा ना, अंदर जाके मंदिर मिलेगा, इसके लिए ही ये बनाया गया है गोपुरम। ठीक है, गोपुरम किससे संबंधित है? मंदिर से। देखिए अभी यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो मंदिर के अंदर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, ये प्रवेश द्वार है। तो आप गोपुरम को देख लीजिए और इसके स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? अगर सबसे पहले इस मंदिर के स्ट्रक्चर को एक बार देखिए गौर से। ठीक है, तो पता ये जो है ना मंदिर जो बना हुआ है ना, ये किस पत्थर से बना है? एकाश्म पत्थर। एकाश्म पत्थर का अर्थ होता है ये एक पत्थर था पूरा, एक पर्वत है पूरा, इसी पर्वत को काट करके मंदिर बनाया गया है। ये कुछ अलग चीज इसमें जोड़ा नहीं गया है, एक पत्थर को धीरे धीरे काटा गया और मंदिर का शेप तैयार किया गया। पत्थर का ये हिस्सा जो आप यहाँ देख रहे होंगे, रुकिए आपको दिखाते हैं। ये पत्थर का ये हिस्सा, ये अभी भी आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक पत्थर था जो यहाँ अभी दिख रहा है। एक्चुअली ये पूरा एक क्या था? पत्थर। इसी तरीके से इसमें भी पत्थर था, इस भाग में भी। इसको काटा गया और काट करके इसी डिजाइन का एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। ठीक है, इसीलिए जो मंदिर एक पत्थर को काट के तैयार किया जाता है उस मंदिर को क्या कहा जाता है? एकाश्म पत्थर से निर्मित। किस पत्थर से? एकाश्म का अर्थ होता है एक पत्थर से निर्मित। इसलिए एलोरा का कैलाश मंदिर कितने एकाश पत्थर से निर्मित है? ये भी पूछ सकता है। एलोरा का कैलाश मंदिर किस से निर्मित है? किस शैली में बनाया गया है? एकाश पत्थर से निर्मित है, एक पत्थर को काट के तैयार किया गया। अब एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, अगर उसके बारे में कुछ जानकारी देखिए। एलोरा के कैलाश मंदिर ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो राष्ट्रकूट वंश के एक राजा हुए जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। तो किसने करवाया था इसका निर्माण? कृष्ण प्रथम। जो किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से। तो किस ऑप्शन में होगा? डी ऑप्शन में इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? देखिए दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका का नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। ऐसा कहा जाता है कि रजिया सुल्तान जो है ना मुसलमान शासकों में जितने शासकों में महिलाओं को शासक बनने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो जो है शासक बनी। जनता ने उसे शासक के तौर पे चुना, ठीक है, और उसको शासक बनवाया। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एक प्रथम और अंतिम महिला शासिका हुई। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? देखिए शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। किस जगह पे है? अजमेर। अजमेर जो है वो राजस्थान में है। किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। यहीं पे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। बहुत फेमस ये जगह है और ये बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है। इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ एक बड़ा धार्मिक केंद्र है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमने पूरा हमने पूरा मध्यकालीन भारत में जितने तरह के क्वेश्चन बन रहे थे उस सभी तरह के क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और कई सारे क्वेश्चन बनने की जहां संभावना हो रही है उनको भी हमने उनके साथ में बताने का क्या किया? प्रयास किया। आप बस इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख के चले जाइए, आप एक अच्छा एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है, और एग्जाम बहुत अच्छा आपका जाएगा। चलिए आइए कुछ मोटिवेशन लाइन को देखते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर संघर्ष तो आएंगे, ये जीवन का दौर है, तकलीफ तो होगी, ये भी जीवन का क्या है? हिस्सा है। तो इस सबसे डरना नहीं है, इस सबसे क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। चलिए ये सबसे डरना नहीं है आपको।
तो संघर्ष हो जीवन में आते ही रहते। जीवन का नाम ही संघर्ष है, तकलीफ झेलना पड़ता है, ये सब जीवन में आते रहते हैं। लेकिन जो इन सब से का सामना कर लेता है और इससे आगे निकल जाता है, तभी वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। और इसका सामना करने के लिए आपको एक जोश चाहिए, आपके अंदर एक एनर्जी चाहिए, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति चाहिए। और इसी इच्छा शक्ति, इसी एनर्जी और इसी लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति अपने आप को समर्पित करने का नाम ही है आग लग जाना। इसी को कहते हैं आग लग जाना। मतलब आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पे दिए रहे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि आपका ये लाइक हमको मोटिवेट करता है कि हम कुछ और भी आपके लिए करें, कुछ और अच्छा करें। तो हर बार अच्छा करने के लिए हमारा ध्यान मतलब और इच्छा होती है। तो इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक क्या करते हैं, रखते हैं।